ओनली स्टडीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलो यार, आज भूकंप वाला चैप्टर खत्म ही करते हैं। थोड़ा लंबा है पर टेंशन मत लो, साथ में पढ़ेंगे तो सब आसान लगेगा। बिल्कुल, एक एक लाइन को ऐसे समझेंगे कि एग्जाम में कुछ भी न छूटे। ठीक है, तो शुरू करें। चलिए देखते हैं नोट्स में पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है भूकंपों का विश्व वितरण। मतलब दुनिया में भूकंप सबसे ज्यादा कहाँ आते हैं। अच्छा, तो एक तरह से भूकंप के हॉटस्पॉट्स। इसमें सबसे पहला नाम है परिप्रशांत पेटी। हाँ, इसे अंग्रेजी में सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं। और इसका एक और बहुत मशहूर नाम है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर, ये नाम तो सुना हुआ है। ये प्रशांत महासागर के चारों तरफ का इलाका है। अगर आप नक्शे में देखेंगे तो ये बिल्कुल एक घोड़े की नाल जैसा आकार बनाता है। और हमारे नोट्स कहते हैं कि विश्व के 60% से अधिक भूकंप यहीं पर आते हैं। हाँ, ये आंकड़ा बहुत जरूरी है। 60% से भी ज्यादा, मतलब दुनिया के आधे से ज्यादा भूकंप बस इसी एक बेल्ट में। पर यहीं पर क्यों? मतलब ऐसी क्या खास बात है इस जगह में? इसकी वजह है प्लेटों का टकराव। देखिए, हमारी धरती की जो सतह है वो कई बड़ी बड़ी प्लेटों से बनी है जो धीरे धीरे खिसकती रहती हैं। अच्छा, तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो प्रशांत महासागर वाली भारी प्लेट है वो यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन प्लेटों से टकरा रही है। और जाहिर है जब इतनी बड़ी बड़ी प्लेटें टकराएंगी तो जमीन तो हिलेगी। बिल्कुल, बस यही भूकंप का मुख्य कारण है यहाँ। तो इस रिंग ऑफ फायर में कौन कौन से इलाके आते हैं? जापान का नाम तो हमेशा सुनते हैं। हाँ, जापान, फिलीपींस, पूर्वी एशिया, ये सब इसी में है। साथ ही उत्तरी अमेरिका की रॉकीज पर्वतमाला और दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला भी इसी बेल्ट का हिस्सा है। अच्छा, तभी जापान में इतने सारे भूकंप आते हैं। अब समझ आया। चलिए अब दूसरी बेल्ट पर आते हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी। हाँ, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। इस पेटी में दुनिया के लगभग 20% भूकंप आते हैं। यानी पहली वाली के बाद दूसरा नंबर इसी का है। बिल्कुल, और ये बेल्ट कहाँ से कहाँ तक फैली ये भी जानना जरूरी है। ये यूरोप से शुरू होती है। यूरोप से? हाँ, दक्षिणी पश्चिमी यूरोप से शुरू होकर तुर्की, ईरान से होते हुए भारत के हिमालय तक आती है और आगे जाकर फिलीपींस के पास पहली वाली बेल्ट में मिल जाती है। अरे, मतलब अपना भारत भी इस बेल्ट में आता है? हाँ, भारत का जो हिमालय वाला एरिया है वो इसी बेल्ट में है। इसीलिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भूकंप का खतरा ज्यादा रहता है। और यहाँ भूकंप की वजह क्या है? यहाँ भी प्लेटें टकरा रही हैं? हाँ, यहाँ भी वही हो रहा है। यहाँ पर यूरेशियन प्लेट से अफ्रीकन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेटें टकरा रही हैं। इस टकराव को अभिसरण कहते हैं। अभिसरण मतलब एक दूसरे के करीब आना या टकराना? बिल्कुल सही, बस इसी टक्कर से कंपन पैदा होता है। ठीक है, तो ये दो मुख्य पेटियां हो गई। हाँ, अब तीसरी है पूर्वी अफ्रीकन पेटी। हाँ, और जैसा नाम से ही पता चल रहा है ये अफ्रीका में है। यहाँ दुनिया की बहुत कम, लगभग 5% भूकंप ही आते हैं। और यहाँ भूकंप का कारण थोड़ा अलग है ना? हाँ, बहुत दिलचस्प है। यहाँ प्लेटें टकरा नहीं रही बल्कि एक दूसरे से दूर जा रही हैं। दूर जा रही हैं? जी, अफ्रीका का जो पूर्वी हिस्सा है वो धीरे धीरे टूटकर महाद्वीप से अलग हो रहा है। इस खिंचाव की वजह से जमीन में एक बहुत बड़ी दरार या घाटी बन गई है। अच्छा, उसे ही महान भ्रंश घाटी या ग्रेट रिफ्ट वैली कहते हैं। एकदम सही। और इसी घाटी के किनारों पर जमीन खिसकने से भूकंप आते हैं। कमाल है, मतलब यहाँ धरती जुड़ नहीं रही बल्कि फट रही है। एक तरह से, हाँ। और अब चौथी और आखिरी बेल्ट पर आते हैं, मध्य अटलांटिक पेटी। ये अटलांटिक महासागर के बीच में है। हाँ, और यहाँ भी अफ्रीका की तरह ही प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इस प्रक्रिया को अपसरण कहते हैं। तो यहाँ भी अपसरण हो रहा है? जी, अटलांटिक महासागर के नीचे अमेरिकन प्लेट यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट से दूर खिसक रही है, जिससे कंपन होता है। पर यहाँ के भूकंप ज्यादा तेज नहीं होते, ऐसा लिखा है। सही। इनकी तीव्रता कम होती है और यहाँ दुनिया के बाकी बचे हुए करीब 10% भूकंप आते हैं। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि भूकंप दुनिया में कहाँ कहाँ और क्यों आते हैं। अब उस हिस्से पर आते हैं कि जब भूकंप आता है तो असल में होता क्या है। हाँ, अब हम भूकंप की उत्पत्ति और तरंगों को समझेंगे। इसमें पहला शब्द है अवकेंद्र या भूकंप मूल। मूल मतलब जड़। बिल्कुल, तो ये जमीन के अंदर वो जगह है जहां से भूकंप असल में शुरू होता है, जहां चट्टान टूटती है या खिसकती है और ऊर्जा निकलती है। ये हमेशा जमीन के नीचे होता है। तो जमीन के अंदर का वो पॉइंट जहां से कंपन पैदा हुआ वो हो गया भूकंप मूल यानी फोकस। एकदम सही। अब दूसरा शब्द है अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर। हाँ, ये वो शब्द है जो हम न्यूज में सुनते हैं कि भूकंप का केंद्र फलाना जगह थी। बिल्कुल,
ये भूकंप मूल के ठीक ऊपर जमीन की सतह पर होता है। अच्छा। मतलब जमीन के नीचे जहां से भूकंप शुरू हुआ, यानी फोकस से, वहां से जो लहरें चलती हैं वो सीधी ऊपर आकर जमीन पर जहां सबसे पहले टकराती हैं उसी पॉइंट को अधिकेंद्र कहते हैं। और सबसे ज्यादा तबाही भी इसी के आसपास होती होगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऊर्जा सबसे पहले और सबसे शक्तिशाली रूप में वहीं पहुंचती है। और ये याद रखना कि अधिकेंद्र भूकंप मूल के ठीक 90 डिग्री के कोण पर, यानी एकदम सीधा ऊपर होता है। ठीक है, समझ गया। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, भूकंप की तरंगें। हाँ, जब भूकंप शुरू होता है तो फोकस से 2 तरह की तरंगें निकलती हैं। पहली है अनुदैर्घ्य तरंगें, जिन्हें हम पी तरंगे कहते हैं। पी का मतलब प्राइमरी, यानी प्राथमिक। ये सबसे तेज होती हैं। कितनी तेज? इनकी स्पीड 6 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 1 सेकंड में 14 किलोमीटर? हाँ। इसीलिए ये जमीन पर सबसे पहले पहुंचती हैं। हाँ, और ये चलती कैसे है? जैसे ध्वनि तरंगे चलती हैं, या जैसे आप एक स्प्रिंग को दबाकर छोड़ दें तो वो आगे पीछे होता है, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, और दूसरी हैं अनुप्रस्थ तरंगें, जिन्हें हम एस तरंगे कहते हैं। एस मतलब सेकेंडरी, यानी द्वितीयक। ये पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं क्योंकि इनकी स्पीड कम होती है, करीब 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड। और ये कैसे चलती हैं? ये प्रकाश तरंगों की तरह चलती हैं। जैसे आप रस्सी को एक सिरे से पकड़कर ऊपर नीचे हिलाएं तो उसमें लहरें बनती हैं ना, ये बिल्कुल वैसे ही ऊपर नीचे गति करती हैं। ठीक है, पी और एस तरंगें। अब आती हैं तीसरी, और जैसा कि नोट्स में लिखा है, सबसे खतरनाक तरंगें, एल तरंगे, धरातलीय तरंगे। ये एल का मतलब क्या है? इसका मतलब लॉन्ग वेव भी होता है और इसे लव वेव भी कहते हैं, एक वैज्ञानिक के नाम पर। अच्छा, तो ये बनती कैसे हैं? ये तरंगे भूकंप के केंद्र से सीधे नहीं आती। जब पी और एस तरंगे जमीन की सतह पर, यानी अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं तो उनकी टक्कर से एक नई तरह की तरंग पैदा होती है। और ये सिर्फ जमीन की सतह पर चलती है? इन्हें लॉन्ग वेव भी कहते हैं। और इनकी स्पीड सबसे कम होती है, सिर्फ 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। पर ये सबसे विनाशकारी क्यों है? क्योंकि ये सांप की तरह लहराकर या गोल गोल घूमते हुए चलती हैं, और इसी वजह से ये इमारतों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, उन्हें नींव से हिला देती हैं। तो परीक्षा के लिए ये याद रखना सबसे जरूरी है कि सबसे विनाशकारी तरंग कौन सी है। एल तरंग। इन्हें विध्वंसकारी व प्रलयकारी तरंगे भी कहा जाता है। तो एक बार जल्दी से तीनों को समझ लेते हैं। पी तरंगे सबसे तेज, एस तरंगे उनसे धीमी, और एल तरंगे सबसे धीमी। हाँ, और पी तरंगे ठोस, तरल, गैस तीनों में चल सकती हैं। एस तरंगे सिर्फ ठोस में चलती हैं, तरल में नहीं। और एल तरंगे सिर्फ जमीन की सतह पर चलती हैं और सबसे ज्यादा तबाही मचाती हैं। एकदम सही। अब एक छोटा सा टॉपिक है कि वैज्ञानिक भूकंप का केंद्र पता कैसे लगाते हैं। हाँ, मतलब फोकस और एपिसेंटर। इसके लिए 3 चीजों की जानकारी चाहिए होती है। कौन कौन सी? पहला, पी और एस तरंगों की स्पीड। दूसरा, एक ही जगह पर पी और एस तरंगों के पहुंचने के समय का अंतर। और तीसरा सबसे जरूरी है, कम से कम 3 अलग-अलग शहरों के सीस्मोग्राफ स्टेशनों का डेटा। 3 स्टेशन क्यों? क्योंकि एक स्टेशन से सिर्फ दूरी पता चलती है, दिशा नहीं। वैज्ञानिक क्या करते हैं, तीनों स्टेशनों से दूरी निकालकर नक्शे पर 3 गोले बनाते हैं। अच्छा। और ये तीनों गोले जहां पर एक दूसरे को काटते हैं, वही जगह भूकंप का अधिकेंद्र होती है। क्या बात है, ये तो गणित जैसा है। बिल्कुल, ये ज्यामिति का ही प्रयोग है। ठीक है, अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल। हम हमेशा भूकंप के नुकसान की बात करते हैं, क्या इसके कोई फायदे भी हो सकते हैं? हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर भूवैज्ञानिक नजरिए से कुछ लाभ होते हैं। जैसे कभी-कभी जमीन खिसकने से नदियों का रास्ता रुक जाता है और प्राकृतिक बांध या झील बन जाती है। कभी समुद्र तट धंसने से अच्छी बंदरगाह बन जाती है। और खनिजों का ऊपर आना, ये भी लिखा है। हाँ, जमीन के नीचे दबे हुए कीमती खनिज कभी-कभी सतह के करीब आ जाते हैं। और आखिरी सवाल जो शायद सबके मन में होता है, क्या हम भूकंप का अंदाजा पहले से लगा सकते हैं? पूरी तरह तो नहीं, पर कुछ संकेत मिलते हैं। जैसे जमीन के अंदर रहने वाले जीव जैसे सांप या चूहे बाहर आ जाते हैं, जानवरों का व्यवहार अजीब हो जाता है। ये तो पारंपरिक बातें हुई।
कोई वैज्ञानिक संकेत भी है? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संकेत है। वायुमंडल में अचानक रेडॉन नाम की गैस की मात्रा बढ़ जाना। रेडॉन गैस? वो क्यों? क्योंकि ये गैस जमीन के अंदर चट्टानों में बनती है। जब भूकंप आने वाला होता है तो जमीन में छोटी छोटी दरारें बनने लगती हैं और उन दरारों से ये गैस रिसकर बाहर निकल आती है। अच्छा, तो हवा में रेडॉन का बढ़ना एक बड़ा संकेत है। जी, ये एक प्रमुख वैज्ञानिक संकेत माना जाता है। तो ये था हमारा भूकंप का पूरा चैप्टर। मुश्किल तो नहीं था? बिल्कुल नहीं, साथ में पढ़ने से सब आसान हो जाता है। चलो अब फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं ताकि एग्जाम से पहले बस ये पॉइंट्स देख लें और सब याद आ जाएं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले परिप्रशांत पेटी, यानी रिंग ऑफ फायर। दुनिया के 60% से ज्यादा भूकंप यहीं आते हैं। वजह है प्लेटों का टकराव यानी अभिसरण। इलाका? जापान, फिलीपींस, अमेरिका का पश्चिमी तट। दूसरी मध्य महाद्वीपीय पेटी, दुनिया की 20% भूकंप और सबसे जरूरी भारत का हिमालय इसी में आता है। तीसरी पूर्वी अफ्रीकी पेटी, यहाँ प्लेटें दूर जा रही हैं यानी अपसरण, और इससे बनी है महान भ्रंश घाटी। ठीक है। अब आते हैं भूकंप के मूल पर। भूकंप मूल यानी फोकस, जमीन के अंदर का वो पॉइंट जहां से भूकंप शुरू होता है। और अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर, फोकस के ठीक ऊपर जमीन की सतह का पॉइंट। बहुत बढ़िया। अब तरंगे, सबसे तेज पी तरंगे, प्राइमरी, ये ठोस, तरल, गैस सब में चल सकती हैं। उनके बाद एस तरंगे, सेकेंडरी, हम्म, ये सिर्फ ठोस में चल सकती हैं, तरल में नहीं। और सबसे खतरनाक एल तरंगे, लॉन्ग या सरफेस वेव्स, सबसे धीमी लेकिन सबसे ज्यादा विनाशकारी। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अधिकेंद्र का पता लगाने के लिए कितने स्टेशन चाहिए? कम से कम 3 सिस्मोग्राफ स्टेशन। और भूकंप के पूर्वानुमान का सबसे बड़ा वैज्ञानिक संकेत? वायुमंडल में रेडॉन गैस का बढ़ना। बस इतना याद कर लो तो इस टॉपिक से कोई सवाल नहीं छूटेगा। बिल्कुल। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए।